हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रसायन विज्ञान। पूरा हिंदी में चलेगा। तो इसमें हम लोग फर्स्ट ये जानेंगे कि पूरा जो 11th का सिलेबस है, आज 11th ही शुरू कर रहे हैं। तो 11th में पहले ये जानेंगे कि 11th में कितने चैप्टर्स हैं। 11th में आने के बाद तो डाउट ये पहले बनता है कि भैया भौतिकी रसायन क्या होता है, कार्बनिक रसायन क्या होता है, अकार्बनिक रसायन क्या होता है। तो एक एक करके हम लोग पहले जानेंगे कि भौतिकी में कौन कौन सा चैप्टर आता है, कार्बनिक में कौन कौन सा चैप्टर आता है, फिर अकार्बनिक में कौन कौन सा चैप्टर आता है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। फर्स्ट है भौतिकी रसायन, और सेकंड है कार्बनिक रसायन, और थर्ड है अकार्बनिक रसायन। तो देखो भौतिकी में ज़्यादातर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। और कार्बनिक रसायन में आता है अपना रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे कि मान लो बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं किसी के साथ तो क्या बनेगा, या फिर किसी प्रोडक्ट से बेंजीन लाना है तो कैसे बनाएंगे, या फिर आईपीएससी नेमिंग करना है तो कैसे करेंगे, या फिर जीएससी से हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, या फिर एरोमेटिसिटी बताना है तो कैसे निकालेंगे, फिर बताएंगे कंपाउंड कौन सा कैसे स्टेबल है। तो सारा पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन में। और ये बेसिक पार्ट है अकार्बनिक रसायन। इसमें ऐसे चैप्टर हैं जो कि 9th-10th का भी पाप तुम लोग का धुल जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का चैप्टर नहीं है, जिसको मैंने लिखा है बेसिक अकार्बनिक रसायन। इसमें 9th और 10th और कुछ 11th में जो अलग अलग चैप्टर में घूमते हैं, वो फिजिकल में भी घूमते हैं, अकार्बनिक में और कार्बनिक में भी। तो मैंने एक इसको चैप्टर ही बना दिया है। तो फर्स्ट हम लोग जब पढ़ेंगे भी तो इसी को पढ़ेंगे। तो हम लोग अकार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे कि कैसे हाइब्रिडेशन निकालते हैं, कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी इसमें भी निकालेंगे, लेकिन इसमें अकार्बनिक की स्टेबिलिटी निकालेंगे कि जो अकार्बनिक कंपाउंड है वो कितने स्टेबल है, और इसमें कार्बनिक वाले निकालेंगे। तो देखो भौतिकी रसायन के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है वो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल कंसेप्ट बोलते हैं। सेकंड है परमाणु की संरचना, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। थर्ड है द्रव्य की अवस्थाएं। अब देखो इसमें मूल कंसेप्ट, तो मूल कंसेप्ट में तो जानते हो क्या आता है, मास वास नंबर निकालना सिखाते हैं, फिर इसमें न्यूमेरिकल से यहीं से शुरू आ जाता है, बच्चों को ये डाउट आता है। और फिर उसके बाद आता है परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना में हम लोग ये देखेंगे, 9th-10th का पाप भी है इसमें कुछ, जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल है, या फिर इसमें हम लोग अल्फ़ा भी पढ़ेंगे, बीटा भी पढ़ेंगे, गामा भी इसी में आता है, नोडल प्लेन भी आता है, और अकार्बनिक में भी नोडल प्लेन आता है। तो इसलिए मैंने इसको जो है बेसिक अकार्बनिक जो रसायन चैप्टर नाम दिया है, इसी में पूरा पढ़ा दूंगा, ताकि इधर उधर तुम लोग पढ़ोगे तो क्या होगा ना कि कुछ चैप्टर इसमें पढ़ लिए अकार्बनिक में, कुछ फिजिकल में, तो इस तरह से क्या होगा, दिक्कत होगा। उसके बाद हम लोग थर्ड पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्थाएं। इसमें सॉलिड लिक्विड गैस आता है, लेकिन केवल इसमें गैस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ऊष्मागतिकी, जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। इसके बाद आता है समयावस्था। अब समयावस्था में जैसे ये आता है कि इसको बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम भी है, और इसी में हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग उस रिएक्शन को बारे में पढ़ेंगे जिसका क्या होगा, जिसपे चार्ज नहीं रहता है, और आयनिक इक्विलिब्रियम उसके बारे में पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है, चार्ज होते हैं, मतलब आवेश होते हैं। उसके बाद आता है अपच उपच अभिक्रिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि उसके ऊपर किसी भी कंपाउंड से, उसके ऊपर जैसे मान लो मैग्नीज है, तो मैग्नीज के ऊपर +7 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, मतलब +2 भी आवेश शो करता है, +7 भी शो करता है, और +5 भी शो करता है। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर पे कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में हम लोग तो देखो एनसीईआरटी के अनुसार देखोगे तो एक ही चैप्टर में 3 चैप्टर दे दिया है। तो उसने चैप्टर का नाम दिया कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। इसके अंदर 3-3 चैप्टर बचे हैं, लेकिन ये क्या है ना कि बस एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी अभी पढ़ोगे धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत हो रही है 11th की। तो आईपीएससी का ही उसने टॉपिक सिर्फ बनाया, लेकिन उसमें क्या है, बड़ा चैप्टर बन जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जीओसी, फिर आइसोमेरिज्म, उसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। इसके बाद आते हैं अपना थर्ड नंबर पे अकार्बनिक रसायन। इसमें मैं बोल रहा था कि बेसिक पहले कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, उसके बाद तुमने एलिमेंट्स के नाम याद करे होंगे। तो उसमें आता है अपना तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तिता। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, और ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, और एटॉमिक रेडियस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये निकालेंगे द्रव्यमान भार कितना होता है। फिर तत्वों के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो क्या पढ़ोगे, विन्यास पढ़ोगे, वो कैसे निकालते हैं। फिर आता है उसके बाद रासायनिक अवंधन तथा आणविक संरचना, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इसके अंदर ही पढ़ते हैं कि हाइब्रिडेशन कैसे निकाला जाए। जैसे कहीं पे देखोगे कि एनसीईआरटी में लिख देगा कि भैया ये sp2 क्या होता है, sp3 क्या होता है, तो ये सब हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन क्या है ना कि इसको बोल सकते हैं ये थोड़ा हरामी टाइप का चैप्टर था, मतलब चैप्टर एलिमेंट्स बोल सकते हैं इसको। ये मतलब क्या होता था, पीरियोडिक टेबल में घूमता रहता था।
तो इसकी कोई जगह ना फीस होने की वजह से इसको क्या एक चैप्टर बना दिया गया। तो इसके अंदर बहुत सारे आता है, इसका आइसोटोप्स भी पढ़ना पड़ता है, हैवी वाटर, बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें। उसके बाद हम लोग सिंपल इसको पढ़ने के बाद जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे तो उसके बाद अलग अलग हम लोग ब्लॉक पढ़ेंगे। पहले एस ब्लॉक पढ़ेंगे। तो 11th में एस ब्लॉक तत्व तो पूरा है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, लेकिन पी ब्लॉक तत्व में केवल 2 ही ग्रुप है, 13th और 14th, मतलब 13 और 14 ग्रुप पढ़ने, बाकी 15, 16, 17, 18। देखो पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप है, जिसमें से कि तुम्हें पढ़ना है 2, और बाकी जो 4 ग्रुप है वो 12th में डाल दिया गया है। तो पी ब्लॉक में केवल 2 ग्रुप और एस ब्लॉक का पूरा पढ़ना है। उसके बाद आता है तुम्हारा पर्यावरणीय संरचना। इसके अंदर हम इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके अंदर ये पढ़ते हैं जैसे कि बारिश होता है, एसिड रेन जिसको बोलते हैं, तो उसमें ओजोन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड होते हैं। तो जैसे एग्जांपल तुम लोग आता होगा कि कहीं पे भी पूछ देता है जीके वगैरह में कि जो भैया आगरा का ताजमहल हो आजकल पीला क्यों हो रहा है, तो वो इसी में आता है। या फिर ग्लोबल वार्मिंग होता है जिसकी वजह से गर्मी इतनी बढ़ रही है, पेड़ कट रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, लोग कहीं पे भी जाते हैं तो क्या स्मोक करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, थूकते हैं, जो भी होता है उससे जितना भी प्रदूषण फैलता है। या फिर कोई भी हमारी नदी है, मान लो कहीं पे मेडिकल का काम चल रहा है, हॉस्पिटल्स जो भी है, तो जो भी इंजेक्शन लगता है या फिर जो भी वहाँ से मेडिसिन होती है या फिर किसी की मान लो डिलीवरी होती है, तो जो भी वहाँ से क्या होता है, जो खराब मटेरियल निकलता है, जो मतलब गंदगी निकलती है, वो लोग सीधे क्या करते हैं, गवर्नमेंट से बिना परमिशन लिए क्या करते हैं, और जो सीधे जाके नदी में क्या करते हैं, फेंक देते हैं। वहाँ से फेंकने के बाद क्या होता है कि वो नदी में जाने के बाद कोई भी नदी ले सकते हो, गंगा भी ले सकते हो, हमने किसी में वो लोग फेंक देते हो, वहाँ से अलग अलग क्या होता है, प्रदूषण फैलता जाता है। तो हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे, बहुत ईजी चैप्टर है। तो इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अकार्बनिक रसायन में। अकार्बनिक ही शुरू करें क्योंकि जो इसका बेसिक पार्ट है ना, बेसिक अकार्बनिक रसायन, ये सारे में घुसा पड़ा है, कार्बनिक में भी घुसा है और भौतिक रसायन में। तो पहले इसको खत्म कर देते हैं तो अपना 9th 10th का पाप खत्म हो जाए, उसके बाद 11th पे आएंगे। ऐसी बात नहीं कि 11th का नहीं है, ये भी 11th में है, लेकिन चैप्टर करके नहीं दिया है, लेकिन हर चैप्टर में है। तो उस तरह से क्या होगा, तुम लोग को दिक्कत होगा। तो देखो अब केमिस्ट्री को हम लोगों ने रसायन विज्ञान को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 3 पार्ट में। तो उसके बाद हम लोग डिवाइड करने के बाद फर्स्ट शुरू करें कौन सा, अकार्बनिक रसायन। तो इसमें हम लोग अब ये पढ़ेंगे कि जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, आखिर ये होता क्या है। तो होता क्या, इसके बारे में ज़्यादा तो चर्चा करने वाले हैं नहीं, क्योंकि 9th 10th का है। तो 9th 10th फिर पीछे जाएंगे, फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो क्योंकि अपना 11th पढ़ना है, उसके बाद अगले साल तो 12th का भी पेपर आएगा ना, तो 12th का भी पेपर देना है। तो इसलिए देखो, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका सिंबल क्या होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से, प्रोटॉन को स्मॉल पी से और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से। तो अब देखो इसके हम लोग मास की बात करें तो ये एम जानते हो क्या है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये एम पी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन है, मतलब, और ये एम एन क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब सिंपली बोले तो ये इलेक्ट्रॉन का भार है और ये प्रोटॉन का भार है और ये न्यूट्रॉन का भार है। तो इसमें देखो जो इलेक्ट्रॉन का भार होता है वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg, और ये कितना होता है 1.67 × 10⁻27 kg, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1.008। ये AMU लिख लेना, ये है एटॉमिक मास यूनिट। इसको जब पढ़ाऊंगा मोल कंसेप्ट तो उसमें ये बताऊंगा कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। ये फिजिकल का पार्ट है। तो इसके बाद अब ये देखो, ये 10 की पावर जो -31 इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा 10 देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, और जो -27 kg है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है ना कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फील भी नहीं कर सकते। तो इसको क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट जब करते हैं लैब में, जो कि हमारा जेनेवा में है IPSC, वहाँ पे जब हम करते हैं तो ये देखो 10 की पावर -31, जैसे समझो एक तरह से कोई एग्जांपल देखो, ये 10 की पावर 31 है, इसे ले लो 9.1 × 10 की पावर -31, तो ये कितना हो जाएगा, 9.1 नीचे आएगा ना, तो कितना होगा 10 की पावर 31। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो कितना कम आएगा, बहुत कम वैल्यू आएगी ना, मतलब लगभग कितने के बराबर हो जाए, जी कितना का, बहुत कम आ जाएगा। तो इसलिए ये क्या होता है, बहुत, मतलब इसका जो पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है, बहुत छोटा होता है। और उससे उसके बाद ये अपना प्रोटॉन होता है। लेकिन देखो इसमें क्या 1.008 है मास ऑफ न्यूट्रॉन का। तो कोई पूछ देगा कि द्रव्यमान भर बताओ इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का किसका ज़्यादा होता है, तो किसका ज़्यादा होता है, न्यूट्रॉन का। क्योंकि कोई भी, जैसे तुम लोग की वैल्यू लिखे, इसे देख लो 10 की पावर -3 और कोई पूछ दे 10 की पावर -2, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, 10 की पावर -2। तो उसी तरह क्या है ना कि इसमें तो 10 की पावर -27 टाइम्स पीछे है, और ये कितना है 10 की पावर -31 टाइम्स, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी ऑर्डर का नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेश के बारे में कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। तो ये है चार्ज, इसको बोलते हैं आवेश। तो इसको लिख भी लेना, इसको बोलते हैं आवेश, अपना हिंदी में इतना तो चलेगा, इंग्लिश। इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल q से। इसका जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10 की पावर -19, ये क्या है C कूलम्ब। उसके बाद होता है प्रोटॉन का, यदि ऑफलाइन वाले आता होगा तुम लोग तो बोलते भी रहना पीछे से,
और इसका कितना हो जाएगा Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसका मतलब प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम रहता है, लेकिन द्रव्यमान भर अलग अलग रहता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो हमें दो चीज़ें सीखने को मिली यहाँ पे, जिससे हमारा कंसेप्ट बना रटने के अलावा कि यहाँ पे द्रव्यमान भर कोई पूछे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? न्यूट्रॉन का। और आवेश के बारे में पूछे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश सेम होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अवोगाद्रो नंबर, ठीक ना। इसको बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर, या फिर इसी को बोलते हैं N0, ठीक ना, या फिर इसी को बोलते हैं Na। लिख लो, इसको बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर या फिर N0 या Na। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022, या फिर लिख लो इसी को 6.023 इंटू 10⁻23। ये आगे यूज़ आएगा, इनऑर्गेनिक में तो यूज़ कम ही आएगा, मतलब अकार्बनिक रसायन में कम आएगा, लेकिन भौतिकी में ज़्यादा आएगा। इसके बाद ये देखो तत्वों का प्रदर्शीकरण, मतलब तत्व को, जो तत्व होते हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं रसायन विज्ञान में, उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो ये जो हमारा X है, किसको बता रहे हैं? किसी एलिमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। और जो A है उसको किसको बताता है? द्रव्यमान भार को। और जो हमारा Z है वो क्या बताता है? परमाणु क्रमांक। तो ये ध्यान देना, ये कैपिटल Z होना चाहिए, और ये A भी होने वो भी कैपिटल होना चाहिए। तो ये बताता है अपना द्रव्यमान भार, और Z बताता है अपना परमाणु क्रमांक। और ये यहाँ पे देखो लिखा है Z इक्वल टू P इक्वल टू E। तो यहाँ पे Z क्या है? यहाँ पे Z हो गया आप लोग का परमाणु भार, और P हो गया प्रोटॉन, E हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर में, मतलब परमाणु क्रमांक किसके बराबर है? प्रोटॉन के। और किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के। इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉन होगा और वही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक ना। तो इसका मतलब इसको सीधे क्या बोल देंगे? ये Z के बराबर होगा। तो इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं।